नमस्कार व्यूअर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, सारे जो मेरे साथ एडवोकेट्स हैं। तो जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिगार्डिंग एआईबी एग्जाम 2025 जो नवंबर 30 को होने जा रहा है। फिलहाल डेट 30 ऑफ नवंबर है। आगे बढ़ भी सकती है क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में ये बढ़ी है। फरवरी तक एग्जाम हुए हैं, दिसंबर तक एग्जाम हुए हैं, कई बार प्रीपोन भी हुए हैं, नवंबर में भी हुए हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो एआईबी एग्जाम से रिगार्डिंग ये है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो एडवोकेट्स एग्जाम दे रहे हैं, वो उनके लिए जो जिनका रजिस्ट्रेशन पिछले साल अप्रैल 2024 के आसपास हुआ है, तो उनके 2 साल इस अप्रैल में, अपकमिंग अप्रैल में खत्म हो जाएंगे। तो उनको एआईबी एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। इवन जो 2010 के बाद जिन्होंने भी एआईबी एग्जाम 2010 के बाद ये एग्जाम्स कंडक्ट होने स्टार्ट हुए थे, एआईबी के जो भी एग्जाम थे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये 2010 के बाद स्टार्ट हुए। 2011 में पहला पेपर हुआ था। तो इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने सेंटर्स तो भर ही दिए होंगे। पहले डेट 28 तारीख तक थी, फिर उन्होंने 30 तारीख तक करी, 30 नवंबर तक कर दी। तो 29-30 पहले जो भी आपको अपने चेंजेस करने थे अपने फॉर्म में उसके लिए थी, पर लेटर ऑन उन्होंने 29-30 को बढ़ाकर फॉर्म भरने का डेट में बदल दिया। चलो ये अच्छी बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले एग्जाम 10 बजे हुआ करता था, अब सर्दियों का समय है, नवंबर में एग्जाम है, सुबह पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। इसी बात को ध्यान रखते हुए इस बार जो एग्जामिनेशन टेकिंग अथॉरिटी है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस जो परीक्षाएं कराती है एआईबी की, उसने ये समय बढ़ाकर 1 बजे कर दिया, जो काफी अच्छा समय है। कोई भी बंदा 8-9 बजे कोई भी एडवोकेट जा सकता है, 8 बजे, और एग्जाम किसी भी सिटी में जो आसपास की सिटीज हैं उसमें जाके एग्जाम दे सकता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बजे एग्जाम है तो आदमी बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह निकलने की जरूरत नहीं है। आप 8 बजे निकलेंगे तो भी अपने आसपास की सिटीज में पहुंच जाएंगे जहां आपका एग्जाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो जयपुर होता है या गुड़गांव होता है या दिल्ली होता है या आसपास कोई भी सिटी है, उसमें आप एग्जाम देने जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चेंजेस हुए हैं। एआईबी का जो एग्जाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, तो जितने भी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी एडवोकेट्स थे जो एग्जाम देने जाते हैं, वो 1 बजे तक पहुंच सकते हैं एडजॉइनिंग सिटीज में। कोई इशू नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, एक अच्छा कदम लिया है। 1 से 4 बजे तक एग्जाम होंगे, आप उस 4 बजे आराम से लौट के आ सकते हैं आज जिस भी सिटी में आप रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है ऑल ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में, एआईबी के एग्जाम्स में। इससे आगे चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करी जाए। देखिए, मैंने पेपर्स देखे हैं, पिछले कुछ पेपर्स देखे, तो उसमें मैंने पाया कि जो भी उन्होंने जो, जैसे अगर आप मार्किंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें काफी 10-10 नंबर तक इन लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है। मैं बताता हूं आपको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को 10 नंबर दिए हुए हैं, आईपीसी को 8 नंबर्स दिए हैं, सीआरपीसी को 10 नंबर दिए हैं, सीपीसी को 10 नंबर दिए हैं, एविडेंस एक्ट को 8 नंबर दिए हैं, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4, फैमिली लॉ को 8 नंबर दिए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को 4 दिए हैं। इस तरह से हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास सिलेबस मटेरियल होगा ही, तो इसलिए इसको रिपीट करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मैंने पाया, मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं। जो मैंने पाया कि अगर कोई बंदा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट, इसको अगर पढ़ लेता है तो वो पास होने के चांसेस उसके बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इनमें उसकी महारत हासिल है, अगर उसको ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, तो 50 नंबर लाके वो पास हो सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के बहुत चिंता है कि भाई किस तरह से इस एग्जाम पास करें, तो वो मैंने आपको फंडा बता दिया। अगर आपके पास इस तरह की प्रिपरेशन है तो आप पास हो सकते हैं। अगर इन इन सब्जेक्ट्स की आपके पास प्रिपरेशन है, थोड़ी बहुत जितनी भी प्रिपरेशन है आप अगर करेंगे
तो इन 5 सब्जेक्ट्स में अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आप पास हो सकते हैं। किसी भी सेक्शन को देख के आप, किसी भी एक्ट को देख के आप आराम से उसका, अगर आपके पास किताब है, उसकी किताब है या उसकी बुक है, तो आप आराम से उसको सर्च करके सही आंसर टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इतना डिफिकल्ट भी पेपर नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं जो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि कहां कठिनाइयां हैं। कठिनाई कहां पे आती है? कठिनाई आती है आपके जहां पे सेक्शंस नहीं दिए होते, या जो एक्ट हम डे टू डे बेसिस पे यूज ही नहीं करते, जैसे डिस्प्यूट रिड्रेसल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये इसके बारे में ज्यादा हमको पता नहीं। हालांकि पढ़ लेंगे, एडवोकेट एक्ट है, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो इसमें आप आंसर नहीं दे पाएंगे। साइबर लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ का एक बहुत बड़ा पोर्शन इसमें दिए रखा है, तो वहां परेशानी आ सकती है। तो जो पहले 5, जो इसके अलावा फैमिली लॉ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो आगे के जो एक्ट्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है, लॉज हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये थोड़े डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं एक नए एडवोकेट को, एक नए स्टूडेंट को, क्योंकि ये ज्यादा हमारे सिलेबस मटेरियल में भी नहीं था, एलएलबी में भी नहीं था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी नहीं था, तो ये बड़े परेशान कर सकते हैं। इसलिए उन पे ना डिपेंडेंट होके आप अगर अपने 5-7 जो शुरू के, जो मैंने आपको बताया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, फैमिली लॉज हैं, इस पे अगर आप पूरा फोकस होकर चलेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके प्रैक्टिकली आप डे टू डे बेसिस पे आप चेक करते रहते हैं। कुछ टिपिकल टर्म्स है जिसमें अगर मान लो अगर एक्ट नहीं आता या लॉ नहीं आता या कोई सेक्शन नहीं आता, तो आप कैसे किसी चीज को पकड़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे समरी ट्रायल है, अगर आपको समरी ट्रायल के बारे में पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप उसके सेक्शन को देख के आप उसके आंसर को, उससे रिलेटेड जो भी उससे जुड़ता हुआ आंसर है, उससे रिलेटेड जो भी आंसर है, आप उसको आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना सर? और अगर आपको उस पर होल्ड नहीं है तो आपको वो क्वेश्चन करना मुश्किल होगा। अब समरी ट्रायल हो गया, या मॉडेस्टी, लेडीज की मॉडेस्टी को भंग करना, ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मॉडेस्टी के बारे में आपको सेक्शन पता है तो ही आप जवाब दे पाएंगे। अगर वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप नहीं जानते तो आपको परेशानी आने वाली है। तो इस तरह के कुछ शब्दों को आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ सब आप अपने पूरे, जैसे पर्टिकुलर एक पेज है, जैसे बीएनएस का एक पूरा पेज है, तो अगर वो पर्टिकुलर रेप से रिलेटेड है, या फिर वो मॉडेस्टी से रिलेटेड है, या फिर वो डकैती से रिलेटेड है, तो आपको उस पर टिक मार्क करके रखना पड़ेगा पूरे पेज पे। अगर उस पर टिक मार्क करके रखोगे तो उससे डकैती से रिलेटेड सारा जो भी क्वेश्चन आएगा आप फटाक से उसका जवाब दे देंगे। डकैती शब्द आपके दिमाग में आते ही आप पर्टिकुलर पेज पे पहुंचेंगे और आपका उसका जवाब दे देंगे। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आर्टिकल जितने भी हैं, जो आपके आर्टिकल्स हैं, आप पर्टिकुलर आर्टिकल पे आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। शेड्यूल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आएंगे और आप 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये, क्योंकि आर्टिकल नंबर से रिलेटेड होगा। नंबर जैसे ही आएगा आप नंबर पे जाएंगे और आप उसका आंसर दे देंगे। प्रॉब्लम आती है, मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम कहां आएगी। प्रॉब्लम आएगी आपको करंट अफेयर्स पे, जो केसेस होंगे या कोई पुराना केसेस होंगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है उस केस के बारे में तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप 100 में से 100 मार्क्स लाएं। अगर आप 50 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इस बार चुनाव में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का साथ ले सकूं कार्यकारिणी सदस्य के लिए, और अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के टॉपिक्स पे मैं कवर करता रहूं, और जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो जरूर मदद करें मेरी कार्यकारिणी सदस्य बनने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कलीग, आपका फ्रेंड मयंक नरूका, बहुत बहुत धन्यवाद।